हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी 2025 का जो अभी स्टेनो में जो आपकी आंसर की आई है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आर्टिकल। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है क्वेश्चन टैग। अभी क्वेश्चन टैग का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट आ सकता है। ठीक है, इस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडजेक्टिव। ये क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ही सही रहेगा। बाकी आपको वोकैब करनी है, वोकैब ब्लैक बुक से गलती से मत करना। मैं जो बता रहा हूँ बस वही करो, काम बन जाएगा। आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वायरन was dash to start his new job, eager to take on fresh challenger। जो वायरन था, जो बंदा था वायरन, वो क्या था? वो बड़ा ही क्या था? बड़ा ही उत्साहित था अपना काम स्टार्ट करने के लिए। बड़ा ही क्या था? एक्साइटेबल। एक्साइटेबल क्या होता है? देखो, एक्साइटेबल एक एडजेक्टिव होता है। एक्साइटेबल का मतलब क्या है? एक्साइटेबल का मतलब है जो जल्दी एक्साइटेड हो जाए, इजिली एक्साइटेड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ स्मॉल चिल्ड्रन आर मोर एक्साइटेबल, मोर एक्साइटेबल देन द एडल्ट। जो स्मॉल चिल्ड्रन है वो जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं? जल्दी आपके मतलब एडल्ट से जल्दी जो क्या है, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए। वैसे वॉस के साथ आपको पता है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, बट ये कोई काम तो कर नहीं रहा, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये एक्साइटेड था, तो वॉस के साथ हमें V3 फॉर्म चाहिए। यही V3 फॉर्म आपकी पास्ट पार्टिसिपल का काम करते हुए एडजेक्टिव भी बनती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमें। वॉज एक्साइटिंग, वायरन एक्साइटिंग, ये तो कुछ जैसे मैं बोलूं राहुल वॉज प्लेइंग, राहुल वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो राहुल खेल रहा था। ठीक है, तो मैं बोलूं वायरन वॉज एक्साइटिंग, तो वायरन कुछ काम कर रहा था, एक्साइटिंग कुछ काम कर रहा था। हम तो ये बोलना चाहते हैं ना वो एक्साइटिंग था, तो ये गलत है। ये एक्टिव वॉइस तो आ ही नहीं सकता, सेंस भी नहीं जाएगा। वायरन वॉज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट देखो ANT ENT किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो वो आपके क्या बन जाते हैं? वो आपके नाउन बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? एक्साइटमेंट का मतलब है थ्रिल से भरा हुआ, थ्रिल से भरा हुआ, एंथुजियाज्म से भरा हुआ। ठीक है, उत्तेजना, उत्तेजना कहते हैं, ये नाउन है। नाउन तो हमें चाहिए नहीं, कटी है। एक्साइटेड होगा, वैसे आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा एक्साइटेड है। बट ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये आपको वार्डर का जो पेपर आने वाला है, असिस्टेंट स्टूडेंट, ये आपके लिए रामबाण होगा। ये सारा देख लो। और जो जिसने भी अभी नहीं लिए, तो भैया आपकी 199 रुपीज़ की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, वो ले लो। और जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने जनरल मॉक निकाल रहा है, वो भी ले सकते हैं। वो भी 249 रुपीज़ का, वो ले लो, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, जिसे बस अपनी लाइफ में क्या चाहिए? शांति चाहिए, पीसफुल, पीस चाहिए, पीस। ठीक है, शांति चाहिए, PEAC। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैसिफिस्ट, पैसिफाई, PACIFI। पैसिफाई का मतलब ही होता है काम, शांति। ठीक है, कामनेस, शांति, बिल्कुल शांति चाहिए। तो ऐसा बंदा ना वॉर के अगेंस्ट होता है, उसे वॉर नहीं चाहिए, वो एंटी वॉर होता है। ऐसे बंदे को आप बोलते हो क्या? ऐसे बंदे को आप बोलते हो डोविश, DOVISH। ये सारे आपके DSSB के वर्ड है। जैसे आप वर्ड क्या बोलते हो? आयरनिक, EIRENIC। आयरनिक का मतलब क्या होता है? वन हु प्रमोट्स, प्रमोटिंग पीस, जो पीस प्रमोट करता है। ठीक है, ये पैसिफिस्ट होगा। पैसिफिस्ट इज करेक्ट आंसर। एडवाइजर, जो एडवाइस देता है। मोनार्क इज एक ही रूलर, किंग, राजा। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब वन हु इज होपफुल, वन हु इज होपफुल टूवर्ड्स फ्यूचर। आशावादी, जो फ्यूचर को लेके क्या होता है? होपफुल होता है टूवर्ड्स फ्यूचर। इसको आप बोल सकते हो होपफुल। और इसके लिए मैं एक वर्ड और बता देता हूँ। इसके लिए एक वर्ड आप बोल सकते हो सेंजुइन, SANGUIN। इसका मतलब ये होता है जो आशावादी होता है। और इसको आप चीयरफुल भी बोल सकते हो। चीयरफुल, कई बार आप बोलोगे चीयरफुल तो सर वो होता है जो बड़ा खुश रहता है। बड़े बार मेरी ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में मिलता है, तो जो मेरे बच्चे ध्यान रखना, टिक करो और आगे बढ़ो। ये तो नहीं होंगे आपके, बाकी सारा पैसिफिस्ट इज और करेक्ट आंसर। आ जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। Select the most appropriate option that can substitute। ठीक है, while it might be tempting to focus on minor issues, one should not waste on trivial matters। किसी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए छोटे मैटरों में, और उनको क्या करें? when there are more important, जबकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो, such as addressing the core challenge that will have a significant। ठीक है भैया, मेन काम के पीछे पढ़ो, छोटे छोटे मेट्रो के पीछे मत पढ़ो। ठीक है, तो नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ हमारी प्रोवर्ब वाली उसमें वीडियो में, वो जाके देख लेना। अभी जो वीडियो लेटेस्ट डली थी वो प्रोवर्ब की डली थी, वहीं से सारे बने हैं। ये सब मैं करा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया पेड़ों को ढूंढते हुए जंगल मत भूल जाना। ठीक है, ठीक है ना, डोंट फोकस, मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों को ढूंढ रहे हो और आप पूरा जंगल ही भूल गए, तो ये तो नहीं होगा।
फिर क्या, डोंट मेक अ माउंटेन, राय का पहाड़ बनाना, ठीक है ना। किसी चीज को क्या करना, एग्जैगरेट करना, वो नहीं, नॉट लगाया तो मतलब डोंट, डोंट लिख दो बस, डोंट एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चे, तो पुट थिंग्स फर्स्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें पहले करना। नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ का मतलब होता है ज्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब इग्नोरिंग, इग्नोरिंग माइनर इश्यूज, इग्नोरिंग माइनर इश्यूज, ठीक है। बहुत पास के थे ये दोनों, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें पहले करना, इसका मतलब होता है छोटी चीजों को इग्नोर करना। बातों से लग रहा है ये छोटी चीजों को इग्नोर करना चाहते हैं, ये आपका करेक्ट होगा। आप लोगों को ये लग सकता है, बट इसका मतलब होता है पहले इंपॉर्टेंट चीजें करना, बाद में छोटी चीजें करना। हमें तो इग्नोर करना है माइनर इश्यूज, ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। Which of the four options should replace the underlined word to make the grammatically clear? Who tell you that? Who tell you that? मतलब क्या हुआ इसका who tell you that का? हम, मैं बोलना क्या चाहता हूँ who tell you that? मैं बोलना चाहता हूँ कि किसने तुम्हें ये बताया, कोई चीज है, किस, ये बंदा है, इसने इसको ये चीज बताई, और ये बंदा विनय जी, विनय सर को बता रहा है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ किसने तुम्हें ये बताया, तो ये चीज पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। हु टेल यू डेट, अभी प्रेजेंट तो मैं लगा ही नहीं सकता, कट गया। तो हु स्पीक यू डेट, ये भी प्रेजेंट है, नहीं लगा सकता। हु सेड यू डेट, अब देखो मुझे यहाँ पे ना सेड मतलब क्या है, सेड का मतलब है, जैसे मैं बोलूँ हु सेड यू डेट, ठीक है। और ये से भी कट गया, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, कट गया, अब बचे दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसी टेल का, देखो मैं चाहता हूँ तो ये, अगर मैं बोलूँ हु सेड यू डेट, हु सेड यू डेट, ये भी कहीं ना कहीं ठीक बन सकता है। अगर मैं बोलूँ हु टोल्ड यू डेट, वैसे तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको कुछ जैसे आपको, आप अगर मैं बोलता डिड ही, जैसे मैं बोला डिड ही टेल यू डेट, तो उसने क्या तुम्हें ये चीज बताया, ये भी जा सकता था कि डिड आपकी छुपी हुई फॉर्म होती है। बट अगर मुझे इन्हीं ऑप्शंस में खेलना है तो मेरे को ध्यान रखना है इसी टेल, टेल का मतलब स्पीक, और से का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना, ठीक है। और टेल का मतलब होता है बताना, मुझे इसी फॉर्म में रखना होगा, इसी की V2 फॉर्म। तो क्या आंसर हो जाएगा, हु टोल्ड यू डेट, मतलब इसका हिंदी मीनिंग भी समझ रहे हो, बड़ी क्रिटिकल बात है, किसने तुम्हें ये बताया, बताना, ठीक है। स्पीक मतलब कहना, स्पीक या स्पोक मतलब कहना, और से मतलब बोलना, ठीक है, बोलना, कुछ बोलना। और टेल मतलब बताने के सेंस, बताया गया, बताया जाएगा। ही टेल, ही टेल्स मी डैट, उसने मुझे बताया, बताने का, छोटी चीजें ध्यान रखना, ऐसी छोटी बहुत गलती कर सकते हो आप लोग। टोल्ड इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ। डैश इंडियंस आर कल्चरल पीपल हु फॉलो ट्रेडिशन, ये जो इंडियंस लोग हैं कल्चरल पीपल है जो ट्रेडिशन और कस्टम को फॉलो करते हैं। तो ए कट गया, एन कट गया, आर्टिकल तो आएगा, क्यों कट गया, क्योंकि प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ आप यूज करते हो द, इंडियंस की बात हो रही, स्पेसिफिक बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है, द इज करेक्ट। आर्टिकल भर भर के आ रहा है पेपर में, 4 क्वेश्चन पक्के हैं आर्टिकल से, करके जाना, ठीक है। डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, आगे पढ़ ही नहीं रहा, बहुत चक्का कर दिया, ब्रेथ टेकिंग व्यू है, ऑब्जर्वेशन डेक पे, ठीक है। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट देखो, टॉल, टॉलर, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, ये आपकी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। और ये टॉलेस्ट आपका क्या है, EST लग जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आता है, सोचना ही नहीं था कुछ, द आ गया, कहानी हो गई खत्म। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैट पाउंस्ड ऑन द टॉय, द लिटिल गर्ल जिगल्ड एंड पुल्ड द स्ट्रिंग, अगर इट बैटल द, ठीक है, किसकी बात हो रही, कैट ने जंप मारा खिलौने पे, माउस वाले खिलौने पे, ठीक है। ए, ए तो होगा नहीं, कैट ने जंप कब मारा, जिगल एंड पुल द स्ट्रिंग अगेन, क्या है ये, ए नहीं आएगा। सी देख लेते हैं, इट बैटल्ड द, कौन बैटल्ड, इट बैटल्ड द माउस विद हिज पाव, पाव से, मतलब पाव मतलब उसके जो बिल्ली है, बिल्ली के पैरों की बात हो रही है, पंजों की बात हो रही है बेसिकली। तो सी तो आ ही नहीं सकता, इट कैसे आ जाएगा, पता ही नहीं, दो बचे। बी पहले आएगा, ऑप्शन से पता चल गया, एक बार देखते हैं। तो लिटिल गर्ल ने जिगल करा और खींची, क्या, तार खींच दी खिलौने की, खिलौना था कोई टॉय, उसकी तार खींच दी। बी, उसके बाद क्या हुआ, बी सी, इट बैटल, सीधा वो जंप मार दिया, नहीं, जब तार खींची होगी तो चूहा आगे बढ़ा होगा ना। तो द, बी डी, द माउ, द टॉय माउस स्टार्टेड, वो जो, जैसे उसने देखो ये खिलौना है और ये लड़की है, लड़की ने इसकी तार खींची, खिलौना ने आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा तो बिल्ली कूदी, बिल्ली ने पाउंस करा, तो BD A। और फिर उसने क्या किया, इट, बिल्ली ने सीधा बाउंस किया और उसने अपने पंजों से क्या किया, उसके साथ खेलने लगी, BDAC करेक्ट आंसर है। लो भाई, बढ़िया हिंदी मीनिंग था, ठीक है।
ऐसे बचपन में एक चूहा आता था, मैं भी ऐसे ही करता था, खींचता था, तार खींचती थी, वो वाइब्रेट होकर आगे बढ़ता था, फिर वाइब्रेशन से उसकी मसाज लेता था मैं। आज द ओल्ड ओल्ड पे मार्क है यहाँ पे, ठीक है। इनकरेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव है, रेक्टिफाई करना है आपने, इसको रिप्लेस करना है। द ओल्ड टेक्नोलॉजी वॉज कटिंग एज, पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी वो कटिंग एज थी और रेवोल्यूशनाइज कर, पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो इनोवेटिव फीचर है उसके अंदर, और उसने हमें क्या दिया, बड़ा ही तगड़ा। कटिंग एज का मतलब होता है मोस्ट एडवांस्ड और न्यू चीजें, न्यू चीजें। भाई इस चीज ने तो बड़ी एडवांस है, इस चीज ने तो मजा दिलवा दी। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी मजा दिलवाई कि गलत है ये तो यूज। तो एंटीक्वेटेड मतलब होता है कोई भी चीज जो पुरानी हो, आउटडेटेड हो, ये भी गलत है, फिर तो ये भी नहीं आएगा। आउटडेटेड मतलब खुद ही कोई चीज पुराना, ऑब्सोलीट मतलब कोई भी चीज अब काम में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज है। देखो एडवांस, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी एडवांस चीजें। और वैसे भी कटिंग एज एक फ्रेज होता है, दो वर्ड मिल जाते हैं तो एक फ्रेज बन जाता है। कटिंग एज का मतलब होता है न्यूएस्ट और सबसे नई, मोस्ट यूनिक। मोस्ट यूनिक के साथ मोस्ट नहीं लगाते, मोस्ट एडवांस्ड कह देता हूँ, मोस्ट एडवांस्ड और न्यूएस्ट चीजें। तो यहाँ पे एडवांस आएगा, सिंपल सी चीज, बात खत्म। आ जाओ बात। इफ नो आर्टिकल इज नीडेड, सेलेक्ट नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। डैश काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स हु आर इकोनॉमिकली यूजफुल। आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, इसमें कुछ चीजें समझानी है मुझे। नेक्स्ट आ जाओ 10वां। इफ यू आर डैश स्टूडेंट यू विल, देखो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो या तो एन आ सकता है या ए आ सकता है, दा तो नहीं आएगा, चलो दा तो ऑप्शन में। इफ यू आर अनदर स्टूडेंट, इफ यू आर अनदर स्टूडेंट यू विल गेट अ डिस्काउंट। अगर तुम दूसरे कोई स्टूडेंट हो, हमें तो एक बात करनी है कि अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम बस स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो। इफ यू आर दिस स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट हो नहीं। इफ यू आर सच, सच के साथ हमें आ लगाना पड़ेगा सच स्टूडेंट बोलने के लिए, या तो सच के साथ आप प्लूरल नाउन यूज करो सच स्टूडेंट, या फिर आप सच अ स्टूडेंट। अगर तुम ऐसे वाले स्टूडेंट हो, ये भी नहीं है, गलत हो गए। इफ यू आर अनदर आ नहीं सकता। इफ अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर तुम कोई स्टूडेंट हो, अ बैगर, मैंने बोला अ बैगर, अ बैगर का मतलब है एक बैगर और अ बैगर का मतलब है कोई बैगर, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाओ। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फाउंडर, ये वही हमने जो प्रोवर्ब की वीडियो करी है, प्लीज जाके वो देख लेना, उसमें सारे करवा रखा है। इसका मतलब क्या है, दूरी, दूरी प्रेम को और गहरा कर देती है। दूरी, लव इंटेंसिफाइज व्हेन पीपल आर अपार्ट, जब लोग दूर होते हैं तो प्रेम और बढ़ जाता है। आ जाओ भाई, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। जतिन सेड दैट ही वॉज वेरी डैश एंड थिंग्स वर जस्ट फाइन। देखो मैंने बोला ही वॉज गुड, इसका मतलब क्या है, वह अच्छा है। तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपका बेसिकली लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। मुझे बोलना है वह बहुत अच्छा है, तो मैं बोल सकता हूँ ही वॉज वेरी गुड एंड थिंग्स वर जस्ट फाइन। अब वह अच्छा है, वह बहुत अच्छा है और चीजें अब पहले से बढ़िया है। तो वेरी एक आपका एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई करने मतलब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव चाहिए, तो ही वॉज वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वेल से। वेल जो है बेसिकली उसका मतलब होता है इन अ गुड वे, गेट गुड वे, या फिर वेल का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली और फुली, कंप्लीटली और फुली। वेल आपका एडवर्ब की तरह यूज होता है, वेड आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, बट मेनली हम वेल वेल को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे हम बोलूं आई होप योर वर्क इज गोइंग वेल, कि भाई तुम्हारा जो काम है वो कैसा चल रहा है, काम एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, इन अ गुड वे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इन अ गुड वे, आपका काम बढ़िया चल रहा है। जैसे हम बोलूँ कंप्लीटली और फुली, मतलब पूरे तरीके से, जैसे हम बोलूँ शेक द बॉटल, शेक द बॉटल वेल, शेक करो बॉटल कैसे, बहुत अच्छे से वेल करो, ठीक है। अब एडजेक्टिव में भी इसका यूज होता है, जैसे मैं बोलूँ इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ। जैसे मैं बोलूँ इन गुड, जैसे मैं बोलूँ आई होप ऑल इज वेल विद यू, सब कुछ सही है तुम्हारे साथ, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँ आई एम, जैसे बोलूँ यहाँ पे ये भी समझो, जैसे मैं बोलूँ आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, कि अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, मेरी हेल्थ अब अच्छी है, मैं भला चंगा हूँ, भला चंगा का सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज वेरी वेल एंड थिंग्स वर जस्ट फाइन टू, ये भी बहुत बच्चों को लग सकता है, बट मेरे हिसाब से आप आंसर यही देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेल का यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में एडजेक्टिव की तरह यूज कम होता है, बोलने में बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गुड ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऐसा कभी आ जाए आई एम वेरी वेल, अकेला सेंटेंस हो इसके साथ ना हो, तो वेल यहाँ पे सही है, ठीक है। ये चीज मेरी ध्यान रखना। आ जाओ आगे, दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक वेल का मतलब कुआ भी होता है, एक वेल का मतलब कुआ भी मतलब होता है, कुआ, ठीक है। कुआ, कुआ जैसे हिंदी इंग्लिश उसमें लिख देता हूँ, मैसी लैंग्वेज में कुआ मतलब होता है वेल का। तो उससे भी कभी कंफ्यूज मत होना कि सर इसका मतलब क्या है, तो ये चीजें भी ध्यान रखना।
और जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, ड्रॉ वाटर, पानी निकालो वेल में से, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। तो ये वेल क्या है आपका, ये वेल आपका नाउन है, इसका मतलब क्या है, कुआं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, मैं बोलूँ एक वेल आपका वर्ब भी होता है, लो पूरा वेल ही खोल दिया भाई, वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है उमड़ आना। जैसे हम बोलूँ टीयर्स वेल्ड अप, वेल्ड अप इन हर आइस, तो उनकी आइस में से जो आंसू है वो उबड़ आए, बहने लगे, ये चीज भी ध्यान रखें। थोड़ा राइटिंग की दिक्कत होगी उसके लिए माफी देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है, तभी वीडियो आएगी आगे। द बोरिंग लेक्चर ऑन एस्ट्रोनॉमी कैप दिस, बोरिंग जो घटिया लेक्चर था, बोरिंग था एकदम, बोरिंग को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग को हम बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब होता है टेडियस, TEDIOS। टेडियस का मतलब क्या है, कोई चीज बोरिंग हो, बोरिंग एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, और लंबी हो, लंबी, ये भी ध्यान रखना, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। बोरिंग हो, लंबी हो, मतलब एकदम डल हो, एकदम मंडेन हो, MAMUNDANE, मंडेन हो, ठीक है। तो कोई चीज बड़ी बोरिंग हो, लेंदी हो, कट गया, लेंदी लेक्चर होगा तो वो अच्छा क्यों होगा फिर, ये तो गलत यूसेज कर रखा है, देख रहे हो, ये ऐसा है, इसका ये नहीं, इसका सिनोनिम बताना, ऐसा मत करना है। तो ये टेडियस कट गया ही कट गया, भाई एकदम बढ़िया लेक्चर था, एकदम फैसिनेटिंग था, एकदम अट्रैक्टिव था, मजा आ गया, क्या पढ़ाया विनय सर ने भाई, गजब था, ऐसे करके, ठीक है। अट्रैक्टिव को भी ध्यान रखना, कैरिज्मेटिक बोलते हैं, CHARISMATIC, मतलब अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, ठीक है, बढ़िया एकदम लुभा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, एडवांस इन द हिस्ट्री ऑफ ये हेरिडिटी एंड हाउ क्वालिटीज गेट पास हो, भाई एक बंदे से दूसरे जीन्स कैसे पास होते हैं, जो एक ह्यूमन ट्रेड्स हैं वो एक पापा से एक बच्चे पे कैसे आते हैं, उस चीज की हम स्टडी को क्या बोलते हैं, उस चीज की हम स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड पैसेज ऑफ, कि भाई एंड पैसेज ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, जीन्स का, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब बाकी चीजों को हम अच्छे देखते हैं। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स कह लो, रॉक्स, ठीक है। जेनिकोलॉजी क्या होता है, जेनिकोलॉजी, जेनिकोलॉजी मतलब होता है कि भैया आप जो स्टडी करते हो जेनेटिक्स की, स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की, भैया जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, वैसे वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या क्या चीजें बदलती जा रही हैं जेनेटिक्स में। एनवायरमेंटल, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, मौसम के हिसाब से, जैसे जैसे भाई ये सदी थी अब ये सदी हो गई, तो जेनेटिक वेरिएशन क्या क्या हो रहा है उसे जेनिकोलॉजी कहते हैं। और एक होता है जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब फैमिली की हिस्ट्री चेक करना, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की ये चीज पहले ये थी अब ये हुई, ऐसे कर। तो आपका करेक्ट आंसर जेनेटिक्स वाला, जीन्स वाला ये जाएगा। ऑप्शन अच्छे हैं, ध्यान रखना, आगे पेपर में भी आ सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ, जैसे इकोलॉजी आपको पता होता है, कई बार रिपीट हुआ, एथनोलॉजी पता होना चाहिए, एथनोलॉजी, ठीक है, ये चीज, एंटोमोलॉजी पता होना चाहिए, एंटोमोलॉजी क्या होता है, ये सारे आपको कमेंट करने हैं और बताना लेक्चर कैसा था। पीपल इन दिस विलेज इज वेरी हेल्पफुल है और केयरलेस है। केयरलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस का मतलब होता है कोई ब्रूटल हो, बेकार हो, इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव। तो जब लोग हेल्पफुल है तो इनसेंसिटिव क्यों होंगे। केयरलेस का एग्जैक्ट मतलब पता है क्या होता है, केयरलेस का एग्जैक्ट मतलब होता है जो आपकी फीलिंग्स की कदर ना करे, नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स ऑफ अदर्स, नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड केयरलेस। तो भैया ये नहीं, हार्श हो, हार्श तो केयरलेस का मतलब है नहीं, हमें तो यहाँ पर डालना है हेल्पफुल और बढ़िया हो, फ्रेंडली है, फ्रेंडली, रूथलेस, तो ये तो सब तो सिनोनियम है केयरलेस का। देखो इसमें ये नहीं बोला कि सिनोनियम है, कह रहा भैया बताओ रिप्लेस कौन सा कर सकता, तो आपको दिमाग लगाना है इसमें, इसमें टाइम लगता है पेपरों में, ध्यान रखना बात, सीधा पढ़ो और दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ आगे। However, it is becoming, क्या बिकमिंग न्यूसेंस क्या जापान में, चलो आ जाओ। मैनी सूटकेस इन जापान नाउ रीडेबल, मैनी बी, ठीक है, डी आ सकता है, हैंस वाला स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, मोर ओवर कट गया, ये डी वाला स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, अब बचे बी 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 बी, बस मैच कर लो। सो सूटकेस जापान में क्या है, राइडेबल एट अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर, अच्छा सूटकेस भी राइड होने लग गए हैं, वेरी गुड, 13 किलोमीटर के उसमें, ठीक है। अब क्या हो गया, मोर ओवर, मोर ओवर क्या, यहाँ पर हमें देखना होगा क्या, मोर ओवर लॉ रिक्वायर्स सूटकेस टू बी रजिस्टर्ड हैव अ रियर व्यू मिरर, अच्छा सूटकेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, ये अरे भाई ये क्या चीज है, आगे देखते हैं। हाउ एवर इट इज बिकमिंग बी, अब देखो क्या है यहाँ पे, बी के साथ दो ऑप्शन है, बी डी और बी सी, ये हमें चेक करना है, ठीक है, ये हमें चेक करना, तो पहले बी डी ए सी चेक कर लेता हूँ। बी के बाद हैंस द मोस्ट इज बिकमिंग, अच्छा ठीक है, ये जो भाई ये हुआ है और ये पॉपुलर होने लग गए हैं, तो बी डी, बी डी सही जा रहा है। बी सी में क्या है,
मैंने जब BC हो मोर ओवर्स लोअर रिक्वायर्ड, अरे पहले तो बताऊंगा ना फेमस हो रहा है, फिर बताऊंगा लॉ चाहिए और रियर व्यू मिरर होना चाहिए। तो BD आ जाओ, अभी और आ जाते हैं BD। उसके बाद क्या है, BD के बाद A है, A चेक करते हैं। हाउ इट इज बिकमिंग अ न्यूसेंस समटाइम्स जब बिकॉज द राइडर नीड्स अ हेलमेट भी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, BD A। उसके बाद C देखते हैं, BD A। पहले पॉपुलर हो गया, उसके बाद ये न्यूसेंस है, उसके बाद लॉ मोर ओवर लॉ रिक्वायर होना चाहिए, ठीक है, कि सूट के रजिस्टर सही है। फिर अब हम अपना सजेशन भी दे रहे हैं कि लॉज रिक्वायर सूट के, लॉ क्या चाहता है, लॉ चाहता है सूट के रजिस्टर और रियर व्यू मिरर, ये लास्ट में आएगा BDAC। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, खत्म। ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से ही जाना भाई, पेपर में ऑप्शन से ही जाना। नेक्स्ट आ जाओ, द लॉयर वॉज केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, केयरफुल चूजिंग इज वर्ड, ठीक है। नॉट टू टेक रिस्क का मतलब क्या होता है, नॉट टू टेक रिस्क का मतलब होता है ध्यान से समझना चीजों को, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सरकमस्पेक्टिंग। क्या मतलब होता है सरकमस्पेक्टिंग का, ठीक है। सरकमस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, सरकमस्पेक्टिंग का मतलब होता है, आ जाओ एक बार ध्यान से देखेंगे चीजों को। देखो सर्कमस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, सर्कमस्पेक्टिंग का मतलब होता है बीइंग कॉशियस, सावधान होके कोई चीज करना, वॉचफुल, वॉचफुल, ठीक है। केयरफुल टू अवॉइड, इसका मतलब क्या होता है, केयरफुल टू अवॉइड रिस्क और मिस्टेक्स, ठीक है। जज से बात करते हुए वो क्या करेगा भैया, वो कोशिश करेगा कि कोई भी मैं गलती ना करूं। द लॉयर, देखिए द लॉयर वॉज circumspecting while answering the judge's questions। जज के क्वेश्चंस का आंसर देते हुए उसको बिल्कुल एक्ट करना पड़ रहा था केयरफुली, यही आपका करेक्ट आंसर है जो पूछा है। द केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, कोई रिस्क ना लेना, ठीक है। आ जाओ अच्छे से एक्ट करना। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, किसी को रिस्ट्रिक्ट करने, टू रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइन समथिंग, घेरा, प्रतिबंध लगाना, सीमित करना, ये तो नहीं होगा। सर्कमफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुकना, टू बेंड और टर्न, ठीक है। मोड़ना, मोड़ना और झुकना, मोड़ना और झुकना, झुकना, मोड़ना और झुकना, ठीक है। ये भी नहीं होगा सर्कम सिलेक्टिंग। जैसे कि वो कहते हैं ना कि बार बार स्वर का उतार चढ़ाव हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सर्कम रोटेटिंग। मतलब क्या होता है, सर्कल की तरह सर्कुलर मोशन पे रोटेट करना, सर्कुलर सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, इधर लिख देता हूँ सॉरी, CIRCULAR, ठीक है। टू रोटेट और मूव इन अ सर्कुलर मोशन, मूव, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छे से अगर लिख के कर लोगे ना, दोबारा वीडियोस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया काम हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वियरिंग अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, नेसेसरी, कोई चीज कंपल्शन में हो तो उसे मैंडेटरी कहते हैं। वॉलंटरी मतलब इच्छा से, विलिंगफुल इच्छा से, ठीक है। कस्टमरी मतलब होता है कि ये चीज तो ऐसी ही होगी। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, देखो कस्टमरी का मतलब है यूजुअल, जो चीज चलती आ रही है, और एक कस्टमरी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, इट इज इट इज कस्टमरी, ऐसे ही चलता आ रहा और ये हमारा एक कस्टम है। इट इज कस्टमरी टू एक्सचेंज स्वीट्स इन दिवाली। दिवाली में क्या होता है, हम एक दूसरे के घर में जाके स्वीट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल मतलब आपके ऊपर है, मैंडेटरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 10-15 मिनट के अंदर अंदर 20 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। रोमास मैनर्स आर्ट द आ रहा है तो आपको कोशिश करनी है सुपरलेटिव तो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर होगा द डैश ऑफ एनी वन आई हैव, द रोमन मैनर्स आर द डैश ऑफ एनी वन आई, जिनसे भी अभी तक आज तक मैं मिला हूं उनसे सबसे बढ़िया रोमास के क्या मैनर है, ऑफ एनी वन, किसी से भी। जब दो से ज्यादा से कंपैरिजन होती है तो हम सुपरलेटिव के यूज करते हैं। जब बहुतों में से एक की बात करनी, मोस्ट के साथ यहाँ पे ईडी फॉर्म आना चाहिए, कट गया। ये तो मोस्ट के साथ खाली रिफाइंड लिखा, कट गया। मोर रिफाइंड कंपेरेटिव आएगा नहीं, सो रिफाइंड कुछ होता नहीं है, मोस्ट रिफाइंड आना चाहिए, मोस्ट रिफाइंड होगा आंसर, ठीक है। ये चीज ध्यान, बस ये तो सिंपल था। आ जाओ, द डैश मॉडल ऑफ द लैपटॉप हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। देखो मैं आपको बताऊं, जब एंड से यूज करते हो ना पैरेललिज्म होता है, या तो यहाँ पे भी कंपेरेटिव लिखो या फिर यहाँ पे भी कंपेरेटिव लिखो। ऐसा मत करना कि एंड से इधर सुपरलेटिव कर दो, इधर कंपेरेटिव कर दो। जो डिग्री इधर आएगी
वही डिग्री इधर आनी चाहिए। द डैश मॉडल लैपटॉप हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। भैया इसने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया प्रोसेसिंग स्पीड इस मॉडल ने लैपटॉप की। तो न्यूएस्ट है और फिर कंपेरेटिव के साथ ये आगे गलत हो गई। ठीक है, न्यूअर है, न्यूअर फिर कंपेरेटिव है, उसके साथ सुपरलेटिव कैसा है, गलत है। अब देखो न्यूअर है, कंपेरेटिव है, और फिर क्या है आपका, दोबारा कंपेरेटिव है, तो यही होना चाहिए द न्यूअर एंड फास्ट। दूसरा ये देखो, जब इधर कंपेरेटिव है तो मोर लगा के कंपेरेटिव बनाने की क्या जरूरत है, ये भी गलत है आपका। भैया दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आ सकता, अगर एक साथ होगा तो एंड लगाना पड़ेगा, या तो मोर लगा के कंपेरेटिव बनाओ या फिर ईआर लगा कंपेरेटिव बनाओ। ये तो वैसे ही कट गया ऑप्शन। तो ये आपके बेसिक्स थे, 20 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी अगर हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहता हो तो आप डाउनलोड कर लो विनय कक्षा ऐप। 2 टेस्ट मैंने यहाँ पे फ्री में डाल रखे हैं, वो कर लेना। करंट अफेयर्स के 3 टेस्ट अभी रिसेंट के फ्री में डाल रखे हैं, वो जाके करो। किसी को कुछ समझ में ना आए, डाउट हो कैसे तैयारी करें, तो 9289609096 पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी टीम होगी, वो आपको गाइड कर देगी। व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। जाने से पहले एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन यहीं पे था आपका एक, जो मुझे समझाना था आप लोगों को आर्टिकल का। ये रहा भाई, आ जाओ ध्यान से देखो। काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स हु आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब काउस प्लूरल के लिए आपको पता है दा आता है, ठीक है, तो ए और एन तो वैसे ही कट गए, बट यहाँ पे दा भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों, ये मुझे बताओ ऐसा क्यों। तो मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने बोला अ काउ गिव्स मिल्क। तो यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंगुलर चीज की, कि एक गाय दूध देती है, एक गाय दूध देती है। सिंगुलर और जनरल, कौन सी गाय मुझे नहीं पता, और सारी गायें दूध देती है, मैं ये बोल। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ द काउस इन आर सोसाइटी आर वाइट। जो गायें हमारे, या इन आर सोसाइटी में गाय कहाँ से आ गई, इन आर विलेज कर लो, तो जो गाय हमारे विलेज में है वो वाइट है। तो एक तो काउस प्लूरल है, ठीक है, तो और इसको डेफिनेट बनाना है, इसलिए दा लगाया। कौन सी गाय, जो हमारी सोसाइटी में वो सारी वाइट, ठीक है। अब ये कह रहा है जो गाय होती है वो डोमेस्टिक एनिमल है और बढ़िया है, इकोनॉमिकली यूजफुल है, दूध वूध भी निकाल सकते हो, इकोनॉमिकली यूजफुल। तो ये चीज क्या है, एक जनरल सेंस है। जब भी जनरल सेंस आपको प्लूरल के में देना हो, प्लूरल में, तो कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल यूज। जनरल सेंस देना है, स्पेसिफिक बनाना है, तो दा जनरल सेंस देना है। कौन सी गाँव की बात हो रही है हमें नहीं पता, कौन सी गाँव नहीं, सॉरी, कौन सी गाय के बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता, और बहुत सारी है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कॉज आर डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू एनिमल होती है वो, ठीक है। और हमें नहीं पता कौन सी काऊ के बारे में बात हो रही है, हम टॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट काउज इन जनरल, सारी गायों के बारे में बात हो रही है, सारी जो गायों के बारे में। इसलिए आर्टिकल दा आते ही हमें बताना पड़ेगा कौन सी वाली काउज, तो दा नहीं आता, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, नो आर्टिकल आएगा। और ये आपने केडी कैंपस या कहीं से पढ़ा भी होगा ये सब चीज, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, छोटा सा एक रीजन था, ठीक है। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे हमें बता देना, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मेरे पास ये नहीं रहता, डेली टारगेट चाहिए हूँ। अब हम एक पेड गाइडेंस बैच बनाने वाले हैं, किसके लिए, वार्डर के लिए और कोर्ट अटेंडेंट के लिए, तो आप उनके लिए काम कर सकते हो, ठीक है। पेड रहेगा बैच, जिसकी फीस आपकी 249 से 299 तक रहेगी। सिर्फ हमें डेडिकेटेड बच्चा ही चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं ही आपको गाइड करूंगा। प्राइवेट ग्रुप रहेगा टेलीग्राम पे। ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए, टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर, वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे। 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें, क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक, हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके, इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको
कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है? हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए, टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए, जनरल जो आपका होता है जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी, इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, विनय कक्षा, वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए।